मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि अपने मोबाइल फ़ोन बंद कर दीजिए और प्लीज़ कौमी तराने के अदब के लिए खड़े हो जाए। अपनी जिम्मेदारियों का, एहसास अपने रिश्तों का, एहसास अपने और परायों का, एहसास अपनी कोताहियों का। गैरों की तरह जिंदा है रिश्तों के जलों में, गैरों की तरह जिंदा है रिश्तों के जलों में, रहते हुए एक घर में भी मिलते ही नहीं लोग। है दिल के लिए मौत, है दिल के लिए मौत, मशीनों की हुकूमत। एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। मोहतरम हजरात व ख़वातीन, अस्सलाम वालेकुम। एहसास का होना जिंदा दिली का सबूत है। वो कौमें हमेशा तरक्की के सफ़र में आगे निकल जाती हैं जिनमें एहसास का मादा होता है। एहसास एक रिश्ते का नाम नहीं, एहसास एक कौम का नाम नहीं है, एहसास एक जज्बे का नाम है जो ना तो किसी शख्स से मुंतकिल किया जा सकता है बल्कि ये इंसान के अपने अंदर ही कहीं मौजूद होता है जो वक्त गुजरने के साथ साथ बेदार हो जाता है। इसी तरह के एहसास इस खेल में पेश किया जा रहा है। आइए हम उर्दू खेल एहसास देखते हैं जो उर्दू ड्रामा सोसाइटी प्रेप स्कूल एचसन कॉलेज की तरफ से पेश किया जा रहा है। कल्ब में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। दादा जान। वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चों। दादा जान, आज हमने बादाम का शरबत पहली बार खुद तैयार किया तो ख्याल आया कि सबसे पहले अपने प्यारे दादा जान को पेश करें और दुआ लें। अल्लाह ताला आपको इसी तरह बड़ों का अदब करने वाला बनाए, जिंदगी में खुशियां अता करे, नसीब अच्छी करे। पता है दादा जान, आज अम्मी अपनी एक दोस्त की इयादत के लिए गई हैं तो हमने सोचा कि आज हम घर का काम खुद ही संभाल लेंगी। हमने बादाम का शरबत खुद तैयार किया और सबसे पहली दुआ आपसे लेने के लिए आपके पास आ पहुंचे। दादा जान, हमें ख्याल आया कि मामा तो हमें कोई काम ही नहीं करने देती और सारे काम खुद ही करती हैं, लेकिन हमें सिर्फ किताबें पढ़ने का हुक्म देती हैं। भला ये भी कोई बात हुई? किताबें पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। अब आप ही बताएं दादा जान, जब तक किसी सीखी हुई बात को खुद करके ना देखा जाए, क्या उसकी मुकम्मल समझ आ सकती है? नहीं ना। तो अब बादाम का शरबत और बताएं कि हमने इस इल्म पर कैसा अमल किया,
कितने कामयाब रहे। बहुत बोलती हो तुम दोनों, मगर क्या कहूँ, क्योंकि बहुत अच्छा बोलती हो, बहुत गहराई से काबिल फहम और सोचने वाली बातें निकाल के लाती हो। हाँ, जो तुमने इल्म सीखा है वाकई इसको अमल के जरिए साबित किया है। शरबत वाकई बहुत अच्छा है। जिंदगी के हर अमल में ऐसी ही मिठास भर लोगी तो सबकी आंखों का तारा बन जाओगी। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। दादा जान, जब हम कमरे में दाखिल हुए तो आपने हमारे सलाम का जवाब जल्दी क्यों नहीं दिया और आप अभी तक अपने आंसू साफ कर रहे हैं? क्या हुआ था? आप रो रहे थे? नहीं मेरे बच्चों, रोना क्या और हंसना क्या, मैं बस जरा उनसे माफी मांग रहा था उनकी खिदमत में हाजिर होकर। कौन दादा जान? किसकी खिदमत में हाजिर थे आप? यहाँ कमरे में तो कोई भी नहीं है। बस बेटा, यूं समझ लो कि इंसान जिसके ख्याल में महव होता है उसकी खिदमत में तो हाजिर होता है। दादा जान, आपने फरमाया कि आप किसी की खिदमत में हाजिर थे और माफी मांग रहे थे। आप किसके हुजूर हाजिर थे और माफी किस बात की मांग रहे थे? बेटे, ये अंदर का गम है, ये रूह की बेचैनी है, ये मेरे अपने ज़मीर की तड़प है। कैसा हम? कैसी बेचैनी और तड़प? मैंने मुल्कों मुल्क जहाज उड़ाए, समंदरों, सहराओं, कोहसारों के हर जाविये पर जहाजों को उड़ाता फिरा, बार बार दुनिया के खूबसूरत शहरों के नज़ारे किए। जी हाँ दादा जान, हमने आपकी तमाम तस्वीरें देखी हैं और कई जगहों पर आपको आपकी महारत का इनाम भी मिला है, लेकिन अभी तक उस तड़प और बेचैनी की वजह समझ में नहीं आ रही। मगर जद्दा में उतरने के बावजूद बैतुल्लाह और रोज़ा रसूल पर कभी हाजिर ही ना हो सका। दुनिया की रंगीनियाँ ही गालिब आती रहीं, उन्हीं में ही खोया रहा, मगर गारे हिरा के मकीन की मोहब्बत मेरे दिल में पैदा ही ना हो सकी। मैं नामो नमूद का मुसलमान ही बना रहा। मेरे बच्चों, तुम अल्लाह के ज़्यादा करीब हो। तुम बताओ मैं क्या करूं, किधर जाऊं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होना चाहता हूं, मगर किसके साथ जाऊं जो मुझे महफिल रसूल की आदाब सिखा दे, क्योंकि मैंने तो जहालत में उम्र गुजार दी। दादा जान, मेरे जहन में एक बात आई है जो शायद आपके मसले का हल निकाल सके। हाँ हीरा बेटी, कहो। तुम्हारा तो नाम ही ऐसा है जिसका मतलब सोचना, समझना और उलझे मसाइल का हल तलाश करना है। तुम जरूर मेरी उलझन का हल बता सकती हो। दादा जान, आपने पिछले महीने कहा था कि सुबह टीवी पर नशर होने वाली कुरान हकीम की तिलावत और तर्जुमा बहुत एहतराम से सुनना चाहिए। तहसीन ने चंद रोज पहले ही मेरे साथ बैठकर सुना था। अल्लाह ताला अपने प्यारे नबी से कहते हैं कि ए नबी अल्लाह, जब भी आपकी उम्मत कोई गलती कर बैठे और उसका इकरार कर ले तो अल्लाह भी उन्हें माफ कर देगा। तो दादा जान, आप भी अपने पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त करें, वो माफ कर देंगे। हमने सुना है कि वो तो माफी कर देते हैं सबको, चाहे कोई जितना भी गुनहगार हो। बस माफी मांगने के लिए गुनाहों का एतराफ करना जरूरी है। बेटे, मुझे इस बात से शर्म आती है कि वो तो मेरे पैदा होने से 1350 साल पहले ही मेरे लिए अल्लाह से दुआएं करते रहे, मगर मैंने कभी मुड़कर अपने चाहने वाले को सलाम का जवाब भी ना दिया। मुझे मुसलसल तकते रहने वाले को कभी हाथ हिलाकर इज़हार मोहब्बत का इशारा तक न दिया। मैं कितना गुनाहगार रहा। कोई बात नहीं दादा जान, जब कभी माँ बाबा हमसे नाराज होते हैं तो आप भी तो हमारी सिफारिश करते हैं। आज हम आपकी सिफारिश करते हैं, हमारे साथ हाथ उठाएं। वालेकुम अस्सलाम मेरे बच्चों, अल्लाह तुम्हें सलामत और खुश रखे। तो हमारी प्यारी बेटियां दादा जान से क्या बातें कर रही थी? आज दादा जान के लिए माफी तलब कर रहे थे और हमें यकीन है कि जब माफी मांगी जाए तो बड़ा इंसान और बड़ी जात जरूर माफ कर देती है। लेकिन हमें पता चला कि कल स्कूल में अकीला ने आपको गिरा दिया था और बाद में माफी भी मांग ली थी, मगर आपने इसका जिक्र कभी अच्छे लफ्जों में नहीं किया। क्या आपने इसे दिल से माफ नहीं किया? बाबा जान, अकीला सबसे लड़ती है, इतनी बड़ी सारी तो है वो, बहुत खाना खाती है, सोते भी बहुत है,
क्लास वर्क तो कभी ठीक तरह से नहीं करती, कॉपी तो कभी मुकम्मल ही नहीं होती उसकी, कई बार तो टीचर से भी लड़ पड़ती है, फिर खूब पनिशमेंट मिलती है, उसमें कोई खूबी नजर ही नहीं आती, भैंस की भैंस ही है। नहीं बेटा नहीं, हमें एक दूसरे का एहतराम करना चाहिए, दूसरे लोगों में नक्स नहीं निकालने चाहिए, ऐब नहीं ढूंढने चाहिए, दूसरों की गलतियों पर ही नजर नहीं होनी चाहिए। पर दादा जान, उस अकीला के अंदर तो शायद कोई अच्छी बात है ही नहीं। ये कैसे मुमकिन है कि किसी इंसान को अल्लाह ने बनाया हो और उसके अंदर कोई खूबी ना हो? तुम एक तस्वीर बनाती हो या तहसीन बेटी एक मजमून लिखती है और वो तस्वीर और मजमून चाहे जैसा भी हो, अगर कोई इंसान तुम्हारी बनाई हुई तस्वीर या तुम्हारे लिखे हुए मजमून में नक्स ढूंढना शुरू कर दे और कहे ये तो बिल्कुल फजूल है, तो तुम पर क्या गुजरती है? बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हमने अपनी तख्लीक को तवज्जो और मेहनत से संवारा होता है, तो कोई दूसरा उसे फजूल कह के तो देखे। बस बेटा, यही तो वो महल्ला है जिस पर हमें बहुत जल्द आ जाना चाहिए। ऐब ढूंढना तो शैतान का काम है। जी हाँ दादा जान, याद आया, जब हमारे कई इलाकों में सैलाब आया था तो इंसान, जानवर, बस्तियां और घरों के तमाम वसाइल और जमा पूंजी सैलाब की नजर हो गए थे, तो जो लड़की पूरे स्कूल में भाग भाग कर डोनेशन इकट्ठे कर रही थी वो अकीला ही थी। टीचर ने बताया कि अकीला ने इस साल सबसे तेज और सबसे मुकम्मल काम का आगाज किया है, और ये भी बताया कि अकीला ने इस ईद पर कोई नए कपड़े नहीं बनवाए और बहुत से ज़्यादा इस्तेमाल के कपड़े और महीने भर की पॉकेट मनी भी सैलाब फंड्स में दे दिए थे। मैं तो अकीला से कल ही माफी मांग लूंगी, क्योंकि हम उसकी छोटी छोटी गलतियों को पकड़ कर बैठ गए थे और उसके बड़े काम के लिए उसकी तारीफ ही ना कर सके। वो बहुत अच्छी है दादा जान, मुझे तो बहुत अच्छी लगने लगी है। शाबाश बेटी, अगर हम थोड़ा सा जाविया निगाह तब्दील कर लें तो जिनको हम मामूली गलतियों की वजह से बहुत दूर फेंक देते हैं, इन्हें हम साथ लेकर जिंदगी का सफर आसान बना सकते हैं। माफी मांग लेना बड़े कामों में से एक काम है और माफ कर देना बड़े लोगों का आशीर्वाद है। मैं भी कल अकीला से माफी मांगूंगी, क्योंकि हम तो सिर्फ अपना काम मुकम्मल करके समझ रहे हैं कि बड़ा तीर मार लिया, लेकिन अकीला ने मजबूरों बेबस इंसानियत के लिए काम किया था। वो बड़ा काम था, बहुत बड़ा काम था। बेटी तहसीन तो है ही तारीफ के काबिल, शाबाश बेटी। जब अकीला से मिलो तो उसको हमारी तरफ से सलाम और शाबाश देना। अगर तुम लोगों ने अकीला के बड़े काम को सिखाने का इरादा कर लिया है और उससे माफी मांगने का फैसला कर चुके हो, तो कल का इंतजार क्यों, अभी चले जाओ और सुलह और माफी की मिठाई मेरी तरफ से लेते जाना। अल्लाह तुम सबको झुकने और माफी तलब करने की आदत अपनाने की तौफीक अता फरमाए। मगर दादा जान, अकीला का घर यहाँ से 3 किलोमीटर फासले पर है, मेरा मतलब दूर है। बेटा, जब सुलह और माफी का फैसला कर लिया जाए तो दरमियान के फासले मापा नहीं करते। जाओ मेरे बच्चों, अल्लाह तुम्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, रहमत के साल में रखे। मोहतरम हज़रात व ख़वातीन, मैं तहकीक अंकल हूँ और अपने नाम की तरह हर काम भी तहकीक के बाद ही अंजाम देता हूँ। तो इस बार मेरा यहाँ हाजिर होना भी तहकीक से ही जुड़ा हुआ है। मुझे मालूम हुआ है कि पिछले साल मेरे किरदार और अल्फाज को आप सब ख़वातीन व हज़रात ने बहुत पसंद किया, तो इस बार जब आपकी तरफ से दावत मिली तो तहकीक अंकल जल्द तैयार हो गए। चूँकि आप इतनी इज्जत और मोहब्बत से याद करते हैं, अब सबके पास यहाँ हाजिर होना मुझे अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम तहकीक अंकल। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटे? बहुत देर बाद मुलाकात हुई है। जी अंकल, हम दोनों भी बहुत इंतजार कर रहे थे कि आपसे कब मुलाकात हो। और आज जब पता चला कि एचएसएन कॉलेज में उर्दू ड्रामा पेश किया जा रहा है तो ख्याल आया कि तहकीक अंकल तो जरूर तशरीफ लाएंगे। बड़ी मेहरबानी, बहुत अनायत। इस अरसे में तो आपने बहुत काम किया होगा तहकीक पर, कुछ अनायत हो? जी जी, तहकीक ही तो की है और कमाल की तहकीक की है। तो फिर इरशाद फरमाए। साहिल बेटे, मेरी नई तहकीक ये है कि मानसून का मौसम और तीसरी बीवी से खुफिया निकाह करने वाले शौहर की पहली 2 बीवी का गुस्सा हमेशा बारिश का बायस बनता है। मानसून का मौसम बादलों, घटाओं और ठंडी खुशगवार हवा वाली बारिश लाता है, और तीसरी बीवी से खुफिया निकाह करने वाले शौहर की पहली 2 बीवी का गुस्सा जूतियों, लातों, मुक्कों और घुंसों की बारिश का बायस बनता है। मानसून के मौसम में मजेदार पकवान और खुशबुएं अच्छी लगती हैं, जबकि खुफिया निकाह के रद्द अमल के तौर पर हल्दी मिला गर्म दूध, आयोडेक्स
और विंटो जीनों के साथ साथ टूटी हड्डी जोड़ने और कंधा चढ़ाने वाले पहलवान से राब्ता करने को दिल चाहता है। हाँ, इन दोनों बारिशों में गरे चमक का अंदाजा तो सिर्फ साहिब हाल ही लगा सकते हैं। दूर से देखने वाले को तो बड़ा मजा आता है। वाह वाह तहकीक अंकल, जबरदस्त। अंकल, एक आध अच्छी बात और, बहुत देर बाद मुलाकात हुई है। पिछले दिनों इंटरनेट पर एक तस्वीर नजर आई जिसमें एक कुत्ते के आसपास मुर्गी के कोई 15-20 चूजे बैठे थे और कुत्ता अपनी कमाल मोहब्बत से उनको अपनी कुतबीती और कुछ खाना जिंदगी के बारे में बता रहा था, उनको हदायत दे रहा था। जी अंकल, ये तस्वीर तो हमने भी देखी है। बेटा जी, तुमने इसे अपनी नजर से देखा होगा, लेकिन तहकीक अंकल ने इसे अपनी तहकीकी नजर से देखा था। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों के दोस्तों पर नजर रखें। सोबत और दोस्ती में एहतियात बहुत जरूरी है। फितरत से हटकर काम करोगे तो पहले तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में नुकसान होगा। वाह वाह तहकीक अंकल, जबरदस्त। अंकल, एक आध अच्छी बात और, मेहरबानी होगी। वकील चाहता है कि आप किसी मसले का शिकार हो, डॉक्टर चाहता है कि आप बीमार पड़ जाएं, पुलिस तवक्को रखती है कि आप मुजरिम हो, कफन बनाने वाला सोचता है कि आप मर जाएं। बस एक चोर, डाकू और भत्ता लेने वाला चाहता है कि आप दौलतमंद और खुशहाल हो। फैसला आप सबने करना है कि आपकी शामत किसके हाथों आए, और ये भी कि इन सब लोगों में से आपके बारे में किसके दिल में अच्छी ख्वाहिशात पलती है। अब फैसला आपके हाथों में है। क्या हो गया इस मुल्क को? किसी शहर में सुकून ही नहीं। अमेरिका में रहते रहते मुझे तो यूं ही लगने लगा था कि मैं वहीं पैदा हुई, वहीं जवान हुई, और अब भी जवान ही हूँ। मैं तो इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि जानवरों में बंदर और इंसानों में ना अमेरिकी कौम सबसे ज़्यादा होशियार चालाक है। उल्फत आंटी, अमेरिका में आपने क्या क्या देखा? बहुत कुछ देखा और सब कुछ ही अच्छा लगा। दिल चाहता है मैं अभी उड़ूं और सीधा अमेरिका में जा उतरूं। इतनी दिलचस्पी उल्फत आंटी? दिलचस्पी क्यों ना होती टिंकू बेटे, वहाँ हर शय सस्ती है। प्यार, मोहब्बत, शादी तक पर खर्चा नहीं होता। 15 महीनों में कहीं नहीं देखा कि लड़का लड़की की शादी पे मेहंदी, बारात, वलीमा, ढोल धमाका, 3 ट्रक जहेज, ऊपर से जहेज के बर्तन, फर्नीचर और कपड़े होने पर लड़ाइयाँ और सारी जिंदगी का झगड़ा। तो कोई शादी देखी आपने वहाँ? हाँ ना, हमारे सामने वाले फ्लैट में एक लड़की ने अपने फादर से पूछा, डैडी आई वांट टू मैरी एन इंडियन सिख यंग मैन। तो उसके फादर ने ना बड़े ही मुस्कुराते कहा, ओके डार्लिंग तुम जाओ और 1 हफ्ते तक यहाँ का रुख ना करना। लेकिन क्यों कहा उल्फत आंटी? अरे भाई, अगले हफ्ते में उसकी अपनी शादी थी और वो भी 8वीं शादी। 8वीं शादी? इतना खुशकिस्मत इंसान। मैंने तुम्हें बताया ही है, अमेरिका में खुशियाँ पल पल में मैसर है। शादी भी तो उस नौजवान औरत से थी जो पहले 5 दफा उसी के मोहल्ले में ब्राइडल मेकअप करवा के आ चुकी थी। बताइए, आपको अमेरिका में क्या चीज अच्छी लगी? सबसे अच्छी ये बात लगी कि वहाँ कोई दादी नहीं है। क्या मतलब? मतलब वहाँ कोई दादी नहीं नजर आती। एजेड मर्द और औरतें भी इकट्ठे जॉगिंग करते हैं। यहाँ पे तो ये लफ्ज़ ही बहुत बुरा समझा जाता है कि औरत मर्द के साथ भाग रही है। तौबा तौबा। और क्या चीज अच्छी लगी? सबसे अच्छी वहाँ के ब्यूटी पार्लर ही थे, जहाँ दुनिया की हर नेमत मौजूद थी। एक ब्यूटी पार्लर के बारे तो ये भी लिखा था कि यहाँ से निकलने वाली हर औरत को मत भूलिए, वो आपकी दादी या नानी भी हो सकती है। तो कोई आपको ऐसा मिला? हाँ ना, एक दिन ना मेरे पास से बड़ी फुर्तीली और तीखी लड़की बिल्कुल हवा की तरह गुजरी। उस दौरान उसका एक कार्ड गिर गया। मैंने उठा के देखा तो लिखा था, लिंडा शॉर्ले, उम्र 73 साल। उम्र 73 साल? और जवान लड़की नजर आ रही थी। मुझे तो वो लिंडा शुरली लगी थी, बड़ी चलाक। हाँ, याद आया। उल्फत आंटी, ये शुरली क्या चीज है? शुरली इसके फीते पे आग लगाए ना तो किसी की परवाह के बगैर आसमानों में, हवाओं में फराटे मार के उड़ती है, फिर थक हार कर गल सड़ कर
किसी मैदान, किसी चौहट या किसी चाँद लतीफ़ के खोखे पर गिरी पड़ी मिलती है। दादी, क्या अब ये शुल्ली नजर नहीं आती? शुल्ली तो होती होगी, कभी थी, अब नहीं नजर आती। क्यों नजर नहीं आती? अरे भाई, शुल्ली को हवाई भी कहते हैं। जब हर पाकिस्तानी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती नजर आएंगी तो असल हवाई कौन उड़ाएगा? फिर पाकिस्तान वापस आने का ख्याल कैसे आया? बस बेटे, पिछले 2 सालों में ना यहाँ के हालात इतने बदल गए हैं कि वतन की मिट्टी की मोहब्बत और देश के बादशाह की परेशानी ने मुझे वापस खींच रही है। और एक और बात भी थी, मैं तंग हो गई थी, बहुत बुरी लगती थी मुझे वो। क्या बुरा लगता था? मुझे ये बुरा लगता था कि वहाँ किसी को नहीं पता था कि मैं उल्फत आंटी हूँ। मैं जहाँ भी जाती करीम बीबी, पार्क में करीम, क्लब में करीम, पार्लर में करीम, सड़कों पे करीम, एयरपोर्ट तक में करीम बीबी, करीम बीबी, करीम बीबी। उल्फत आंटी या उल्फत बेगम का लफ्ज़ सुनने को तरस गई थी मैं तो। आपके पासपोर्ट पर उल्फत बेगम नहीं लिखती थी ना? बस बेटा, यही मसला है। इंसान अपने आप को कितना क्यों ना बदले, कहीं ना कहीं से ना कोई कमी कुताही तो निकल जाती है। बस भाई, इसलिए मैंने वतन की मिट्टी की मोहब्बत और इसके भोले भाले लोगों की वजह से ये परेशानी के हल के तौर पे ना वापसी आ गई हूँ। परेशानी? कैसी परेशानी? कौन सी परेशानी? अमेरिका हम पर कोई नई मुसीबत तो नहीं डालने वाला? नई NGO बना रही हूँ, बहुत सोशल सर्विस है उसमें। वाह, जबरदस्त! काम क्या होगा इसका? अरे बेटे, जब ये लड़कियाँ सेल्फी लेती है ना तो उनकी सरों की जुएं दूसरी लड़कियों के सर में पहुंच जाती है। ये बहुत बड़ा मसला है। आपको तो पता ही होगा कि ये जो सेल्फी ट्रेंड है ना बहुत तेजी से हो रहा है और जुएं भी बहुत तेजी से ट्रांसफर हो रही हैं। ये सोशल सर्विस मुहैया करना बहुत ज़रूरी है। मैंने तो NGO का नाम भी सोच लिया है। क्या नाम सोचा इस अपनी नई NGO का? IHMTL, मतलब इंटर हेड्स म्यूचुअली ट्रांसफर ऑफ लैंड्स। पूछो। आप दादा जान के साथ क्यों नहीं रहती? दादा जान अंकल के साथ रहते हैं, पर आमना आंटी की बहुत फिक्र करती है। दादा जान कभी कभी हमसे मिलने यहाँ आ जाते हैं। हमारी हमेशा ख्वाहिश होती है कि हम अपने दादा और दादी जान को एक साथ देखें, पर आपको उनके साथ कभी नजर ही नहीं आती। ऐसा क्यों है? अरे भाई, सोचा तो है कि अगले कुछ दिनों में चक्कर लगाऊं उनकी तरफ, लेकिन उनके साथ रहना ना भाई। जब वो जवान थे तो उनको किताबों से फुर्सत ना मिलती, फिर हवाई जहाज के कप्तान बने तो सफ़र से फुर्सत ना मिलती, अब रिटायर हुए हैं तो नसीहतें और हिदायत की बातें नहीं ख़त्म होती। मैंने तो अपने आप को एडजस्ट कर ही लिया है। अगर उनके साथ बैठूंगी तो खुद 65 साल की लगूंगी और मैंने तो डिसाइड कर ही लिया है कि अगली 35 साल तक ना 65 साल का नहीं लगना। बस डन। इसके लिए तो मैंने लुक यंग एवर फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर लिया है। उल्फत आंटी, आप फेसबुक भी यूज करती हैं? हाँ, तो ये फैशन टिप्स में उस्मान खाना गाजी रोड से लाई हूँ। मेरे हर मसले का हल फेसबुक और ट्विटर ही है। आओ तो मैं अपनी पोस्ट दिखाऊं। दादा जान अपने कमरे में मौजूद हैं। आज उनके पास उनके कई बचपन के दोस्त और क्लास फेलोज बहुत मुद्दत के बाद तशरीफ़ ला रहे हैं। 50 वर्ष पहले की दोस्ती जो ज़िंदगी के नशेब फराज से होती हुई अचानक एक मोड़ पर दोबारा बाहम मिली तो पुराने रिश्ते असर नौ जाग उठे। पुराने दोस्त सिकंदर जमान जो अब एक कामयाब वकील हैं, कभी कभी अदालत जाते हैं। ज़्यादा काम उनके मुआवन और शागिर्दों ने संभाल रखा है। अपनी पोती तहरीन जमान के साथ तशरीफ़ ला रहे हैं। काजी अब्दुल हमीद जो कि हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज खिदमत देकर रिटायर हो चुके हैं, अब उनका बेटा अरसलान भी इस्लाहुद्दीन से मिलने के शौक़ से साथ आया है। सहाफ़त से मुतल्लिका साहिब अब्दुल करीम आतिश अपनी बेटी निदा आतिश के हमरा पहुँच चुके हैं। ताजर दौलत खान के साहिबजादे मूसा खान भी अपने वालिद के साथ अपने वालिद के देरीना दोस्त से मुलाकात के लिए तशरीफ़ ला चुके हैं।
ठेकेदार जाबिर चौधरी और उनका बेटा हाकिम चौधरी भी पहुंच चुके हैं। सलाहुद्दीन, उनके बेटे यूसुफ और बहू आमना ने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल किया। यूसुफ बेटे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। तुमने मेरे पुराने दोस्त ढूंढकर उन्हें मुझसे मिलवाकर बहुत खुशी का सामान कर दिया। थैंक यू माय सन। अब्बा जान, आपने हमारी खुशियों की अपनी सारी जिंदगी हवा में गुजार दी। मुझे ख्याल आया कि अब मैं और आमना ज़मीन की चंद खुशियाँ आपके लिए पेश करें। इसीलिए हम दोनों ने पिछले हफ्ते आपके पुराने गांव मोहम्मदपुर का सफर किया और वहीं तलाश करते करते आपके अजीज दोस्तों का सुराग मिल ही गया और अब आप सब माला के दानों की तरह फिर से करते हैं। हम तो खुश हैं कि हम भी आपको कोई खुशी दे सके। अब्बा जान, आपके ये सब दोस्त बहुत प्यार करते हैं आपसे। हम जिसके पास भी हाजिर हुए हमें लगा कि वो पहले से ही आपकी राहें तक रहे। सब ने फौरन दावत कबूल की और आने के लिए तैयार हो गए और सब बहुत एहतराम के काबिल हैं। मैं आप दोनों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। आपने कमाल मोहब्बत से मुझे मेरा माजी तलाश करके दिया है। अब आप हमारे लिए बेहतरीन खाने का बंदोबस्त करें ताकि हम मुद्दत के बाद फिर से खुशियों का सामान कर सकें। जी जी, बहुत अच्छा। ऐसा मजेदार दस्तरखान होगा कि आप खुश हो जाएंगे। अब आपसे बातें करें, हम आपकी मोहब्बत और दोस्ती में मजीद हायल नहीं रहेंगे। हाँ, तो अल्लाह का लाख शुक्र है कि हमने फिर से एक दूसरे को देखा। तो सुनाओ मियाँ, कैसे गुजरा कटरगांव का सफर? घरों में सब खैर है? बच्चों का तारुफ भी जरा करवा देना। बड़े प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह सब। अल्लाह इन सब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सलाहुद्दीन भाई, मैं तो अभी स्कूल से निकला ही था और कॉलेज पहुंचा ही था कि जिस्म वज़नी होने की वजह से सिर्फ पहलवानी तक ही महदूद हो गया था। पढ़ना पढ़ाना तो पहले ही वाजिबी सा ही था। बस वे इलाके में वाक़ियत की वजह से चंद एक गुंडा बदमाशों ने उधराता किया, उनसे पत्ती तय हुई और फिर चल से चल। किस गलत काम में पड़ गए थे आप जाबिर भाई? ये जुल्म तो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। मैं कोई जानबूझ के तो नहीं करता था ना, वादा कर लिया था बदमाशों से, अब उस वादे पर कायम तो रहना ही था ना। वैसे भी मैंने जो भी बदमाशी की है हमेशा असूलों की बदमाशी की है। बदमाशी पर असूलों का समझौता कभी नहीं किया। और अब आपका ये बेटा भी? नहीं सलाहुद्दीन भाई, ये कहाँ और मैं कहाँ। ये तो इसकी माँ अल्लाह बख्शे शरीफा जल्द ही रह गई थी इससे अपने पेके। पहले 8 साल वहीं रहा। मैं तो बस हाकिम चौधरी इसका नाम रखने का चोर हुआ। फिर तो इसने बुद्धि दिखाई है 8 साल बाद। वो कहती थी मैं इस मासूम रूह पर तुम्हारा साया नहीं पड़ने दूँगी। और इसकी तालीम और तरबियत? अब पढ़ लिख गया है काफ़ी। मैं तो आपको क्या बताऊँ सलाहुद्दीन, एक दिन बचपन में मैं इसके स्कूल चला गया तो पता चला कि ये बहुत शरीफ है। मैं बहुत परेशान हुआ कि ये मेरा कारोबार कैसे संभालेगा। बड़ा अफसोस हुआ मुझे अपनी इस नाअहल औलाद पर। और फिर क्या जी, तंग आकर मैंने इसे बाहर भेज दिया। अब आपसे क्या छुपाना, कई नुकसान होना शुरू हो गए। फिर मुझे समझ आई कि जाबिर चौधरी, जब तू दिल से हराम की दौलत से प्यार नहीं करेगा, यह हराम तुझे कभी रास नहीं आना। हराम के असूल के लिए तो ये बातें ठीक ही थी जाबिर भाई। फिर मुझे जैसे हाकिम की माँ की रूह अपने पास महसूस हुई। मुझे ख्याल आया कि मैं तो तकलीफ सह लूँगा मगर हाकिम को बाहर भिजवाना ठीक रहेगा। कोई उल्टे सीधे सवाल भी पूछने लग गया था। हराम कमाई के नुकसान और हलाल कमाई के फायदे मेरे मुंह पर ही गनवाने लग गया था। बस फेरता उसे उधर ही है। अभी 1 माह पहले का आया हुआ है सालाना छुट्टियों पर। एक दिन कहने लगा, अब्बू तकवा क्या होता है? मैंने कहा कुछ शर्म कर, कुछ हया कर, बाप तेरा ठेकेदार है। ठेकेदार से ऐसे सवाल करने बनते हैं, मुझसे तो सीमेंट भाव ऐसे चीज़ें पूछ। फिर मुझे आपका बेटा मिलने आया तो मैंने सोचा कि तकवा वाला सवाल आप सही बता सकेंगे, तो मैं साथ ही लाया उसे। खुशकिस्मत हो तुम जाबिर भाई। हाकिम बेटे, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। करते इस पर कुछ बात। अभी जरा मैं अपने पिछड़े प्यारों का हाल जान लूँ। आप भी बताएं कि सिकंदर जमान साहब। मैंने लॉ किया था बाहर से और फिर ज़माने के मसाइल उलझनों अपने साथ ही शामिल कर लिया। बस सेशन कोर्ट के कुछ मुकदमात के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक आना जाना शुरू हो गया। पाकिस्तान में मसाइल आपको पता ही हैं, जब चाहो कातिल को बख्शवा लो और मजलूम को जालिम साबित कर दो। हम भी इसी रास्ते के मुसाफिर हैं। बस मौज लगी है। बच्चे दोनों अमेरिका में सेटल्ड हैं। ये तहरीम मेरी पोती आजकल पाकिस्तान मिलने के लिए है। सोचा आपसे भी मिलवा लूं। इसला भाई, मैंने वकालत काफ़ी अच्छी की
फिर मेरा नाम जज के लिए मंजूर हुआ तो हाई कोर्ट के नामी ग्रामी वकीलों को तो आग ही लग गई। मैंने खासा मुश्किल वक्त काटा, धमकियाँ, रुकावटें, फ़ोन कॉल्स, सिफारिशें, तोहफे तारीफ, सालगिरह पैकेज, सब कुछ हुआ। मुझे भी अपना मुस्तकबिल अजीज था। मैंने जिंदा रहने को कई बार तरजीह दी और उन फैसलों पर शर्मिंदगी भी होती है। बहरहाल ये सब जिंदगी में होता है। मेरा बेटा अरसलान भी जिद करने लगा कि आप मुझे साथ ले जाएं, तो मैंने कहा ठीक है। अब लंदन में होता है, A लेवल कर रहा है। और आप करीम भाई कैसे कटा वक्त? आप तो बचपन से जुस्तजू करके बात की सच्चाई तलाश करने के आदी थे। जी सलाहुद्दीन साहब, बचपन से ही ऐसी जुस्तजू वाली जिंदगी इख्तियार की कि सारी जवानी बस यही आदत रही। बहुत सच ढूंढा मगर सच हजम किसे होता? जिनको सच से प्यार है वो सिर्फ फुटपाथ पर ही पड़े रह जाते हैं। अगर हम सिर्फ सच ही बोले और सच ही लिखे तो लोग आपको दिमागी अस्पताल दाखिल होने का मशवरा देंगे। ये क्या कह रहे हैं अब्दुल करीम साहब? सच तो इंसान के लिए अंधेरे के लिए रोशनी की कंदील है, जिसकी मदद से वो झूठ के तारीक़ात से रोशनी में वापस आ सकता है। ठीक फरमाते हैं आप, मगर सिर्फ सच लिखकर तन्हाई की जगह कुछ ना पाया। रोटी रोजी चलाना मुश्किल हो गया। प्रेस क्लब के लोग देखते ही तंजिया तौर पे हंसने लगते हैं। फिर सोचा अब्दुल करीम आर्टिस्ट लोग खुशामद और झूठ को ज़्यादा पसंद करते हैं। जितनी जल्दी मुमकिन हो इनका रूप इख्तियार कर लो। अब खैर से 6 किनार का बंगला है डिफेंस में, बेहतरीन गाड़ियाँ, नौकर चाकर, सिक्योरिटी गार्ड्स, हर ऐशे अल्हम्दुलिल्लाह। बस रात को कभी कभी ख्याल आता है कि नींद की गोली खाए बगैर कई साल से नींद नहीं आती। चले बाकी सब कुछ तो है ना, नींद भी आ जाएगी। सोना और क्या चीज़ आतिश भाई, हम सब सो ही तो रहे हैं। ये मेरी बेटी निदा है, इसने जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है। मैंने कहा मेरे ग्रुप में आ जाओ, आतिश ग्रुप का एक नाम है। मगर इसको तो इंसानियत, तड़पती मखलूक, आला इखलाकी असूलों और जालिमों को सजा दिलवाने का भूत सवार है। इसे समझाएं जरा। सलाहुद्दीन भाई, मैंने तो कारोबार शुरू कर दिया था, साथ साथ तालीम भी चलती रही और अब बहुत अच्छा तिजारत का काम हमारा अपना है। इसमें बहुत से लोग मुलाजिम हैं। हमारे पास बेशुमार दौलत है मगर यही मसला तो हमारा भी है। ये बात तो मैं भी कहने वाला था। जी दुरुस्त फरमाया आप लोगों ने, यही तो बुनियादी मसला है। यही बात अभी सुबह में खाई जा रही है। मेरे दोस्तों, मैं अभी तक जो कुछ समझा हूँ वो ये है कि आप सब ने छोटे छोटे सपोलिए कमरे में जमा कर रखे हैं। इन सांपों को जिस रास्ते से लाए हो उसी रास्ते से बाहर निकाल दो। खौफ और बेचैनी वापस चली जाएगी, सुकून और मोहब्बत दोबारा आ जाएगी। कैसे? अपनी इस दौलत को इन बच्चों के हाथों सदका, खैरात, अस्पताल और खिदमत खल्क के लिए खर्च किया जाए। इससे आप सब की रूहें खुश होंगी और यहीं से सुकून का आगाज होगा। अल्लाह की मौजूदगी का एहसास नहीं होता, इसलिए हम शायद बुराई को इतना बुरा नहीं देखते। एक दीवार पर लिखा नजर आ जाए कि कैमरे की आंख आपको देख रही है तो हम कोशिश करके हर काम ठीक करते हैं, गलती की तरफ जाने से गुरेज करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें यकीन होता है कि कैमरे की आंख वाकई हमें देख रही है। अल्लाह के बारे में हमें ऐसा यकीन ही नहीं है। ये यकीन कैसे पैदा करे? हमारे ज़माने में रेडियो, जो उस वक्त की जदीद इजाद था, घर के सहन में रख दिया जाता था और जब एंटीने का रुख रेडियो स्टेशन की लहरों की तरफ ठीक तरह से हो जाता था तो वो इन लहरों को कैच कर लेता था। लेकिन इस यकीन वाली बात तो अभी समझ ही नहीं आ रही। अगर हम अपना रुख अल्लाह की तरफ दुरुस्त ईमान के साथ मोड़ दें तो हमें अल्लाह के पैगामात मौसूल होने का यकीन होने लगता है और अल्लाह हमें अपना खलील बना लेता है। क्या हराम इसका हमारे किरदार पर कोई असर पड़ सकता है? तहरीन बेटी, तुम बताओ, क्या गले सड़े बदबूदार फलों से आला मयारी सूरज जूस तैयार किया जा सकता है, चाहे जूसर मशीन कितनी ही महंगी हो? जी नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। तो हम अपनी औलादों को हराम रिज़्क़ खिलाकर उनके अंदर तैयब और साले खून किस तरह पैदा कर सकते हैं? ये तकवा क्या चीज़ है? अब्बू कह रहे थे कि आपसे ही ये सवाल पूछूं कि इसका मतलब सिर्फ अल्लाह से डरना ही है या आपकी नज़र में कोई और बात भी है? क्योंकि जितना तकवा का शोर हमारे मुसलमानों ने मचा रखा है, अल्लाह से हम उतना ही दूर जा रहे हैं। बहुत आला सोच है आपकी बेटे, जीते रहो। तकवा का
मतलब अल्लाह से डरना नहीं बल्कि अल्लाह की मोहब्बत करना। उस हकीकी महबूब की मोहब्बत पाने के लिए उसकी पसंद नापसंद के मुताबिक खुद को डाल लेना तकवा है। मेरा ख्याल है तकवा की समझ आ गई होगी। कमाल का अंदाज है आपका। मुझे कभी किसी ने इतना आसान करके समझाया ही नहीं था। शुक्रिया अंकल, आज पहली बार समझ आई। तुम चूंकि बहुत प्यारे समझदार नौजवान हो, एक बात और जान लो कि जब तुम अल्लाह की तरफ एक कदम बढ़ोगे तो वो 10 कदम चलकर खुद आपके पास आएगा। तौबा का नमाज के साथ क्या ताल्लुक है और तौबा के बगैर नमाज का क्या फर्क है? अरसलान बेटे, तुम तो काजी अब्दुल हमीद की तरह बड़े गहरे सवाल निकालते हो। तौबा यानी अपने गुनाहों का इतराफ, और इन गुनाहों की माफ़ी का सजदा किसी नमाज का हिस्सा तो नहीं होता मगर वह तमाम नमाजों का रुख बदल के रख देता है। तौबा के सजदे के बाद आप घबरा जाते हैं कि अब अल्लाह मुझे देख रहा है और आपको निहायत आजिज़ी और शर्मिंदगी का एहसास होने लगता है। बस अरसलान बेटे, यही ताल्लुक है और यही फ़र्क है। नमाज के बावजूद बेसुकूनी से रहती है, जबकि फरमाया गया है कि अल्लाह का जिक्र सुकून का बाइस है। ऐसा क्यों है? मेरा भी सवाल इसी तरह का ही है कि नमाज का मतलब जल्दी जल्दी काट पूरी करना है या अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर दुनियादारी से बेनियाज हो जाना है। आप दोनों ने बहुत अहम नुक्ते पर गौर किया है। आप लोग नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर समंदर में बनने वाली समुद्री मखलूक के मुतालिक फिल्में तो देखती हैं ना? जी जी बिल्कुल देखी है। अगर हम जल्दी जल्दी रुकू सजदा सलाम मुकम्मल कर कर जूतों का ध्यान रखने चले जाएंगे और घर दफ्तर से आने वाली फ़ोन कॉल सुननी अल्लाह से मुलाकात के मुकाबले में ज़्यादा अहम हो जाएगी तो आपको तफक्कुर और गहराई नसीब ना हो सकेगी। आप ऊपर वाली लहरों की तरह बेचैन और मुस्तरिब रहेंगे चाहे आप दिन की सारी नमाजें पूरी कर लें। सलाउद्दीन भाई, जिंदगी में बेशुमार गलतियाँ की, गुनाहों से लथपथ रहे, मगर अब ख्याल आता है कि बच्चे हमसे कई आगे हैं और अल्लाह के बारे में गहरी बातें जानते हैं। मैं तो आज अपनी आधी टुके खुदा में पेश करता हूँ और जो बाकी आधी है उसमें मैं और मेरा बेटा मूसा आराम से जिंदगी गुजार सकते हैं। मैंने दौलत खान की बातें सुनकर अल्लाह से ऐसा ही अहद कर लिया है। मुझे भी यही शहर सुकून का बायस लगती है। मेरा तो मसला ही बेसुकूनी है। अगर ये इस्तेमाल होता है तो मैं राजी हूँ। ये तो आपने बात ही जबरदस्त कर दी। क्यों ना मिलकर सारी गर्ल्स एक स्कूल, एक अस्पताल और एक तकरीब हाउस बना दे जहाँ नादार अफराद, यतीमों, बेसहारा बच्चे, मर्द और ख़वातीन इज्जत और तकरीम के साथ रह सके। और जब ये सब काम शुरू हो जाए तो इनकी तामीर में ऐसे जज्बे से शामिल हो जाए जैसे मस्जिद नबवी की तामीर में पैगंबर पाक और सहाबा का नाम शरीक हुए थे। ये मखलूक़े खुदा की खिदमत होगी। और फिर इस अमल की फाइल सीने से लगाकर बैतुल्लाह की ज़ियारत और नबी पाक के रोज़े पर हाजिरी भी दी जाए। सुभान अल्लाह, आपने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा फैसला है। माशाअल्लाह, जरूर इरादा करेंगे। ये तो बहुत खुशी और सादत की बात है। अब इस अजीम काम में हम भी शामिल होंगे। मेरी तो कई माह से ख्वाहिश थी कि अब्बू हज करने का इरादा करें, मगर अच्छा हुआ कि अब सब मिलकर जाएंगे। बहुत खुशी है कि हम सब फिर से इकट्ठे सबसे हज के लिए जाएंगे। बाबा के चेहरे पर खुशी का जज्बा देखे मुद्दत हो गई थी। आज उनका खुश चेहरा देखकर मुझे भी बहुत इत्मीनान। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हम सबको एक सोच पर इकट्ठा कर दिया है तो हम मिलकर बेहतरीन फलाही स्कूल, अस्पताल और तकरीम हाउस बनाएंगे। आज से इस पर काम शुरू हो जाएगा और जब तामीर मुकम्मल हो जाएगी तो अगली मुलाकात यहीं पर होगी 4 अदद तस्वीर और नए शनाख्ती कार्ड के साथ। आइए, अब यूसुफ, आमना है और तहसीन खाने पर हमारा इंतजार कर रही हैं। अरे कोई देखो मैं कैसी लग रही हूँ। ये खूबसूरती भी ना, क्या कहूँ इसको। जब तक कोई दूसरा लफ्ज़ों से ना बोल के ना बता दे कि तुम कितनी प्यारी लग रही हो जाना, सो प्रिटी गर्ल यू आर, तब तक ना महंगी से महंगी मेकअप किट का यकीन ही नहीं आता। चाहे तारीफ करने वाला जी बोंगे कि ना मारा हो, लेकिन उस वक्त ज़रूर लगता है कि 73 के आइन के आर्टिकल 62 और 63 पर वही शख्स पूरा उतरता है जो मेरे कसीदे पढ़ रहा होता है। अरे कोई है, रिश्तेदार कभी वक्त पर काम नहीं आते, अपनों का यही मसला है। हाय उल्फत आंटी, इतनी प्यारी, मुझे तो आप पर रस आ रहा है। काश मेरी एक छोटी बहन होती और वो आप होती। कितनी क्यूट। पिंकी मेरी जान, यू आर सो क्यूट।
सिर्फ एक घर में तुम ही हो जो इंसान की शख्सियत को ना सही तरह पहचानता है, बाकी सबको तो आग ही लगी रहती है। हाँ उल्फत आंटी एक बात तो बताएं। दस पूछो मेरी जान। आज के ज़माने और आपके ज़माने में क्या फ़र्क है? बस बेटे, मेरे ज़माने में ना बहुएं बहुत अच्छी होती थी और सास हमेशा कुर्ती रहती थी। अब बहुएं नहीं अच्छी आ रही, बस यही फ़र्क है। पिंकी बेटा। आए हाय, लो भाई आ गई है। पिंकी बेटा, हमारी दादी को चाहिए कि उम्र के आखिरी हिस्से में आराम कुर्सी पर बैठ के पक्का राग सुना करे, शायद उनको कुछ सुकून ही आ जाए। और मल्हार सुने, दीपक ना सुनने बैठे, वो तो और आग लगा देगा। मामा, ये पक्का राग क्या चीज़ है? और दीपक और मल्हार गाने से बारिश आ जाती है और दीपक से आग लग जाती है पूरे माहौल। तुम्हारी दादी की हर बात मुझे दीपक ही की तरह लगती है। लेकिन ये तो आपने बताया ही नहीं, पक्का राग क्या चीज़ है? ये अपनी क्लासिकल मौसीकी, रिश्ता कीमा बनाना हाथ वाली मुट्ठी पर। क्लासिकल मौसीकी और मेरे पॉप म्यूजिक में क्या फ़र्क है? बेटा, मैं इसके बारे में ज़्यादा वाकिफ तो नहीं हूँ, बस इतना जानती हूँ कि जिन गानों को बगैर किसी सुरताल के सामईन के ऊपर से गुजार कर बाद में उसको ड्रम की लाउड बीट से कवर करने की कोशिश की जाए, वो पॉप म्यूजिक है। और जिन गानों के लिरिक्स को बार बार गाकर सामईन को ज़बरदस्ती सुनाने और याद करवाने की कोशिश की जाए, वो क्लासिकल मौसीकी या पक्का राग है। मैं इससे ज़्यादा नहीं जानती, ये तो बड़ी उम्र के लोग ही बता सकते हैं। मैं तो जा रही हूँ। उल्फत आंटी, हाँ जरा आसान करके बताएं, क्लासिकल मौसीकी और पॉप म्यूजिक में क्या फ़र्क है? बेटे, ज़्यादा गहरी बातें मत सोचा करो, बिल्कुल अपने दादा पे ही गई है। बस एक मोटी शानी याद रख लो कि जिन लोगों के नाम के साथ ना उस्ताद और अली खान लगता है ना, वो ये क्लासिकल लोग ही हैं। मसलन उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद दरमियान गुलाम अली खान और उस्ताद छोटे खान, उस्ताद सरमत अली खान और उस्ताद दमानत अली खान वगैरह वगैरह। क्लासिकल मौसीकी के उस्ताद बनने के लिए बहुत कुछ सीखना होगा ना? हाँ, अगर बाकायदा सीख के गाना गाने आए ना तो उस्ताद नज़ाकत अली खान और उस्ताद सरमत अली खान कहलाओगे। लेकिन अगर ऐसी कुछ सीखे बगैर गाने गाने आ जाओगे ना तो उस्ताद कसाफत अली खान, उस्ताद आफत अली खान और उस्ताद हलाकत अली खान ही कहलाओगे। और पॉप म्यूजिक? हाँ, पॉप, ये तो ना हर वक्त हिलने और गाने के पीछे ना भाग का नाम ही है। ये लोग ना इन लोगों के नाम के ना दो होते हैं, इन लोगों के नाम के दो होते हैं, जैसे आतिफ असलम, सोनू निगम, अली अजमत और वगैरह वगैरह। ये लोग ना बड़े शरारती होते हैं, इसी वजह से माँ बाप से लहती हो जाती है। बस तब से प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, बड़े होके ना ग्रुप की फॉर्म में जाते हैं, गुस्से में माँ बाप का दिया हुआ नाम तक बताते हैं, स्ट्रिंग, वेटरसन और जुनून बन जाते हैं। शुक्रिया उल्फत आंटी, काफ़ी बोरिंग इंफॉर्मेशन थी। अभी तो एक और ग्रुप रहता है, फोक म्यूजिक। आए हाय, क्या आफत आ गई है। हाँ, फोक म्यूजिक, अवामी मौसीकी, लोग फनकार। ये क्या काम करते हैं? ये लोग ना बड़े ही सादा होते हैं, अपने नाम के साथ अपने गांव और जात बरादरी का नाम भी लगा देते हैं, जैसे उस्ताद अताउल्ला ईसा खेलवी, आलिम लोहार, आरिफ लोहार, तुफैल न्याजी वगैरह वगैरह वगैरह। उल्फत आंटी, आप इस सबको कैसे जानती हैं? मैं तो बल्कि बहुत लाइक करती हूँ फोक म्यूजिक को, क्योंकि इससे ना फैशन के बहुत अच्छे क्लूज मिलते हैं। वो कैसे भला? अरे भाई, अपने ये आलिम आरिफ लोहार को देख लो, क्या रंग, क्या फैशन, क्या प्यारे प्यारे हेयर स्टाइल थे उसके। पर दुल्हा दुल्हन मेहंदी बारात और वलीमे पर इतने रंग नहीं पहनते होंगे जितना वो अकेले बोधे गुज्जर के फंक्शन में जुगनी गाने के लिए पहन के आ जाता था। हाँ, उसका बाप आलिम लोहार भी ऐसा ही था। आलिम लोहार की तो ना सोच ही बहुत क्रिएटिव थी। लोहे की भट्टी में काम करते हुए तलवार बना रहे थे तो यही भूल गए कि तलवार की लंबाई कितनी रखनी है। एंड में क्या बना भला, एक बड़ा सा चिमटा, उससे ही दौरा किया और गाने बजाने शुरू कर दिए। उसने ना
क्लासिकल मौसीकी मैंने साज इंट्रोड्यूस करवा दिया। हाँ, आप इस मौसीकी को क्यों इतना पसंद करती हैं? मैं ना क्लासिकल मौसीकी को बहुत लाइक करती हूँ क्योंकि इसना ये लोग बड़े हंस हंस कर गाते हैं। मैं तो बल्कि कभी कभी टीवी पे इनके गाने सुनती हूँ तो आवाज़ बंद कर देती हूँ। आवाज़ बंद करके आप सुन कैसे सकती हैं? अरे भाई, सुनती कहाँ हूँ, मैं तो उनके हंसते हुए अंग को देखती हूँ और खुद भी बेवजह हंसती हूँ। ये जवान दिखने के लिए भी ना पता नहीं किन किन बातों पे बिलावज हंसना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। आओ मैं तुम्हें इसकी एक झलक दिखाऊं। पाक फौज से नहीं बल्कि डीएचए से ज्यादा खतरा है, जो बहुत तेजी से दबे पाओ अमृतसर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। वाह वाह, तहकीक जबरदस्त। आज की दूसरी तहकीक ये है कि हमने मासूम जिंदगियों के कत्ल के खिलाफ नोटिस ले लिया है। हम
हमने जाली अद्वियात बनाने वाले तबके के खिलाफ नोटिस ले लिया है। हमने गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ नोटिस ले लिया है। हमने सिलाब की बर वक्त इतला ना देने वालों के खिलाफ नोटिस ले लिया है। हमने रमजान बाजार से सस्ती अशिया खरीद कर बाद में उसे महंगे दामों में बेचने वालों के खिलाफ नोटिस ले लिया है। और हमने उन लोगों के खिलाफ भी नोटिस ले लिया है जो हमें बार बार याद दिलाते थे कि हमने किन किन लोगों के खिलाफ नोटिस ले लिया है। वाह तहकीक अंकल, कमाल कर दिया आपकी तहकीक ने तो। साहिल बेटे, उसामा मेरे बच्चे, लो आज की आखिरी तहकीक सुनते जाओ। क्या खबर कि फिर कब मिले या ना ही मिल सके। अंकल, आप कुछ मायूसी की बातें करें, हम इंशाल्लाह आपकी बातों से फेज़याब होते रहेंगे। बेटा, वक्त अपनी खास रफ्तार से दुनिया वालों के ख्वाहिशात को रूंधता हुआ गुजर जाता है और हम आखिरी लम्हे तक किसी गलत फहमी में रहते हैं कि हम वक्त पर कादिर थे। मुझे ख्याल आता है कि ज़मीन गोल है और हमारी तमाम आबादियाँ और ज़िंदगी की रौनकें इसके ऊपर ही नजर आती है। इंसान भी ज़मीन की तरफ पाँव करके ऊपर को बुलंद होने में असमत समझता है। क्या हमें कभी ये ख्याल आया है कि हम ज़मीन के साथ उल्टे लटके हुए हैं? नहीं अंकल, ऐसा तो कभी ख्याल नहीं आया। जिस ज़मीन की तरफ हम हर वक्त अपने पाँव किए रखते हैं, अगर वो हमसे रिश्ता तोड़ ले तो हम कहाँ जाएं? हमें तो इस ज़मीन का शुक्रगुजार होना चाहिए कि इसने अपनी खास मकनातीसी कशिश शकल की बदौलत हमें अपनी हिफाजत हिसार में लिया हुआ है। लेकिन अगर हम खुद अपना पुरगरूर सर खुद ही अपने अल्लाह के लिए अपने पाँव के बराबर लें और सजदा की हालत में आ जाए तो हम उस ज़ात से हम रिश्ता हो सकते हैं जिसने हमें पैदा किया। और ये एक सजदा हमें दुनियावी हज़ारों सजदों से निजात अता कर देता है। अल्लाह ताला हमें इस सजदे पर तहकीक करने की तौफीक अता करे। तहकीक अंकल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपको सलामत रखे, आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब तक आपके खानों को याद करते हैं। हाँ, क्या याद दिलाया तुमने। असल में मैंने ऐसे खाने बनाए हैं जिससे लोगों की आंखें खुलेगी खुली रहेगी, क्योंकि मैं ना जो रेसिपी यूज़ करती थी खाना उसे कुछ उलट ही बनाती थी और उल्ट बनता था तो जायका भी फ़र्क ही होता था। मैं ना तुम्हारे दादा के लिए कभी कभी खाना बनाती और जब वो ट्राई करते तो जोश में आके मैं उनसे पूछती, आप ही पूछें आज मैंने क्या बनाया है, तो वो जोश में आके कहते, ऐसी कच्ची मिर्चें तो मैंने वेस्ट इंडीज़ और सूडान के अलावा और कहीं देखी नहीं है। और जोश में आके उसका नाम भी रख देते, रेड चिली थंडरस्टार। अगले हफ्ते की फरमाइश भी कहते, मैं अगले हफ्ते ना जापान जा रहा हूँ, इसलिए मेरे लिए नागासाकी पोटैटो साल्ट एक्सप्लोजन ज़रूर बनाना। दादा जान आपको इतनी मोहब्बत से रखते थे, इतना टूट के जाते थे। बहुत आइडियल ज़माना था वो कभी ख़त्म ही ना होता अगर मुझे पता ना चलता। क्या पता ना चलता? बेटा, एक दिन मैं तुम्हारे दादा के जहाज़ पे गई और एयर होस्टेस से पूछा कि तुम्हारे साथ मेरा बनाया हुआ खाना पैक तो करवा लेते हैं, खाते कब हैं और कभी आपसे इजहार किया कि कितना अच्छा बना है। एयर होस्टेस ने जवाब दिया तो मेरा दिल ही बैठ गया। मेरी उमंगों की कश्ती बीच दरिया हिच के चलने लगी। तो क्या कहा एयर होस्टेस ने? एयर होस्टेस ने मुझसे कहा कि हमारे साथ कभी खाना खाते हुए तो नहीं नजर आए, अलबत्ता कई दफ़ा दौरान परवास जहाज रोककर ठिठ खोलकर सारा खाना समुद्र में फेंकते हुए ये आवाज़ लगाते हुए सुने गए हैं, ईट एंड डाई। ये क्यों कहा? अरे भाई, कभी गए होंगे ना समुद्र में मछली पकड़ने, 7 घंटों तक जाल डाला रखा, एक भी मछली ना आई। बस तब से कुर्राए अर्ज से ना सातों समुद्र की मछलियों को धोखेबाज समझते हैं और इसलिए समुद्र में मेरा खाना फेंकते हुए ये आवाज़ लगाते थे, खाओ और मरो, तुम्हें अगले जन्म में भी नहीं पता चलेगा कि तुम क्या खा के मरे हो। आपको तो बहुत अफसोस हुआ होगा। मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का हुआ कि तुम्हारे दादा मेरा बनाया हुआ खाना खाते तो नहीं थे और समुद्र की मछलियाँ तड़प तड़प कर समुद्र को प्यारी हो जाती थी। आपको तो बहुत अफसोस हुआ। हाँ, हुआ तो था। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो चुका है। क्या हुआ? अब मुझे याद ही नहीं आ रहा कि मैंने चाय में सब्जियां काट के क्यों डाल दी और बिरयानी में 8 चम्मच शहद क्यों डाल
ये किसी शहर में इन्वॉल्वमेंट भी ना बहुत ही बुरी चीज है। तो आज दादा जान का यही इरशाद कॉलेज फेलोज के सामने फिर से दोहराया जाएगा। खाओ और मरो, तुम्हें अगले जन्म में भी नहीं पता चलेगा तुम क्या खा के मरे। सो क्यूट एंड क्लेवर, बिल्कुल मेरे पे गई है। आओ बाहर से ही ऑर्डर कर लेते हैं, खाना नहीं है। दादा जान के कमरे में उनके दोस्त एक एक करके दाखिल हो रहे हैं। उनके पास कुछ फाइलें, कागजात और हैंडबैग्स हैं। दादा जान उठकर सब दोस्तों से बारी बारी बड़े तपाक से मिलते हैं और हाल अहवाल दरियाफ्त करने के बाद हर एक दोस्त को सोफे पर बैठने के लिए कहते जाते हैं। यूँ लगता है जैसे दादा जान ने इन्हें किसी खास प्रोग्राम के लिए बुलाया है। आमना और यूसुफ ने सब मेहमानों का भरपूर इस्तकबाल किया। लेवी पाल सलाउद्दीन, मैं तो ताज़ा तस्वीरें बनवा लाया हूँ और पुराना शनाख्ती कार्ड भी नया बनवाने के लिए दे दिया है। और कोई काम रहता है? माशाल्लाह, आपने बहुत हिम्मत दिखाई। बस ये नया शनाख्ती कार्ड बन जाए तो साथ ही पासपोर्ट और वीजा के लिए दरख्वास्त दे देंगे। ठीक है, मैं सोच रहा था कि कभी किसी दफ्तर से पहले दिन कामयाब होकर नहीं लौटा था, मगर जब अल्लाह के दरबार में हाजिर होने का इरादा बना है तो जैसे हर काम में खुद हो ही जा रहा है। वो इसलिए जब आप अल्लाह के घर जाने की नीयत से काम शुरू करते हैं तो रूह, दिल और जिस्मानी वजूद सब उसी मकसद को पाने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसलिए काम आसान हो जाता है। मैंने भी ज़्यादा तस्वीर बनवा ली है, शनाख्ती कार्ड तो पहले से ही मौजूद था। मैं भी काजी साहब के साथ अपनी फाइल मुकम्मल करके लाया। माशाल्लाह, आप लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर इंसान वक्त से पहले अपनी फाइल हर लिहाज से मुकम्मल कर ले तो बख्शिश उसे खुद तलाश करती फिरेगी। नहीं भाई सलाउद्दीन, हमारा काम भी हो गया है, शनाख्ती कार्ड मिल गया है, तस्वीरें मेरा बेटा मुझे 10 मिनट में लेकर आ जाएगा। इस मुल्क के निज़ाम से बड़ा तंग हूँ मैं, यानी शनाख्ती कार्ड के दफ्तर वालों की मुझे समझ ही नहीं आती। मैंने कहा कि सहाफ़ी हूँ, मीडिया से ताल्लुक़ है, मगर वो टस से बस ना हुआ, उससे लड़ाई होते होते बची। फिर बनवाया कि नहीं अभी तक? तो हाँ जी, मैंने तो फौरन फ़ोन करके दफ्तर से कैमरामैन और टीम को बुलवाया, रिपोर्ट बनाई बड़ी सख्त और भिजवा दी अपने टीवी चैनल पर। शाम से 20 बार चल चुकी है। अब 2 दिन बाद कार्ड मिल जाएगा चिप वाला। आतिश भाई, हौसले और सब्र से काम लेना चाहिए। जब आप अल्लाह के लिए किए जाने वाले कामों में भी सिर्फ प्रोजेक्शन की तरफ ध्यान करने लग जाते हैं तो बड़ा मकसद फौत हो जाता है। अब्बास मेरे बब्बर शेर मूसा के मुझे यही उम्मीद तुमसे मिल लो अपने अंकल इस्लाउद्दीन से, बड़ा याद करते। दादा जान, आप अपने पुराने क्लास फेलोज के साथ बैतुल्ला और रोज़ा रसूल की ज़ियारत करते हुए अपने एक को भूल क्यों गए? क्या कोई रह गया? मगर कौन बेटा? जितने मुझे याद थे वो सब तो यही है। दादा जान, आप अपने खूबसूरत दोस्त को साथ ले जाना भूल रहे हैं। लेकिन तुम बता नहीं रहे मेरे बच्चों, कौन है वो? माली बाबा मुश्ताक अहमद। माली बाबा बता रहे थे कि वो भी आपके दोस्त रह चुके हैं मोहम्मदपुर गांव में। वो भी ज़हीन थे मगर गुर्बत की वजह से आगे पढ़ ना सके। वालिदैन के इंतकाल ने सारी जिम्मेदारियां डाल दी थी और आज आपके इन सब दोस्तों को आते हुए देर तक आंसू बहाते रहे। और जब हम अर्की गुलाब लेकर उनके पास पहुंचे तो कहने लगे, बेटा मेरी आंखें खराब नहीं हैं, इन आंखों ने आज एक बहुत पुराना और बहुत दूर का मंदिर देखा है, इसलिए पुरानी यादें ताज़ा करके अश्कबार हो गई। तो जाओ और उनको निहायत एहतराम से यहाँ लाओ। आखिर हम भी तो जान सकें कि वो कौन सा हमारा बिछड़ा दोस्त मुश्ताक अहमद है जो गुर्बत का शिकार होकर आसपास ही भटकता रहा मगर हमें उसकी खबर तक ना हो सकी। यार, ये कौन सा मुश्ताक अहमद है? मुझे तो याद नहीं आता। यार, ये वही मुश्ताक अहमद तो नहीं जो 5वीं जमात तक नात और तिलावत में हमेशा अव्वल आता था। इनका घर हमारे गांव मोहम्मदपुर की पाए वाली नुक्कड़ में था।
जी काजी साहब, मुझे भी कुछ याद आ रहा है। मुश्ताक इसकी माँ बहुत नेक और प्यार करने वाली औरत थी। स्कूल से तो आने वाले बच्चों से तो बहुत प्यार से पेश आती। मुझे तुम्हारी बातों ने तो पुराना वक्त याद दिला दिया। इस मुश्ताक का बाप निहायत नेक इंसान था, गरीब था मगर दिल का बड़ा अमीर था, बहुत मेहनती था, सबके लिए हमेशा दुआ करता था। तुम्हारी बातों ने तो मुझे कहीं दूर पहुंचा दिया यार। मैं जो कि बचपन से यतीम था, वो तो मुझसे बहुत प्यार करते थे, और कारोबार और अशिया की खरीदो फरोख्त का तरीका तो उन्होंने ही मुझे सिखाया था। अस्सलाम वालेकुम। ए मेरे माजी की हसीन यादगार, आप सबको तो मोहम्मदपुर गांव की 5वीं जमात के सफर के बाद बेशुमार लोग मिल गए होंगे, पर मेरे मुस्तकबिल के ख्वाबों का महल वही टूट गया था। मैं कारी मदरसन का बेटा मुश्ताक अहमद, जबकि माँ और बाप आप सबको मुश्ताक अहमद की तरह ही चाहते थे। 5वीं जमात पास करके आप सब लोग गाँव से निकलकर शहर के बड़े स्कूल में आ गए, जबकि मैंने उसी साल में 2 जनाजे उठाकर अपनी जन्नत और अपना आसमान ज़मीन की आगोश में दे दिए, और फिर घर में बड़ी बहनों की जिम्मेदारियाँ और कुल्लू के बैल की तरह महदूद चक्कर की चक्की में आज तक पिस रहा हूँ। हमें माफ़ कर दो मुश्ताक अहमद, बाज़ औक़ात हम इंतहाई करीब रहकर भी कितने दूर होते हैं। साहब जी, आप मेरे मालिक हैं, मैं आपके साथ कैसे बैठ सकता हूँ? जो हम सब का मालिक है उसकी नज़र में हम सब बराबर हैं। आपने पहले कभी जिक्र क्यों ना किया? मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। आपके बेटे यूसुफ साहब ने जब मुझे मुलाजमत दी थी तो उनकी खूबसूरत शक्ल में मुझे आपका वही बचपन वाला चेहरा नजर आया था, पर मैंने खुद को जाहिर ना किया। मगर जब इन बेटियों ने एक बार पूछा तो मुझे बताना पड़ा कि हाँ, मैं बड़े साहब को जानता हूँ। माली बाबा जी, आप बहुत सेंसिटिव तबीयत के मालिक हैं। मैंने कई बार देखा कि अबू जब तभी कवाली सुनते हैं आपकी हालत भी गैर होने लगती है। मैंने आमना से इसका जिक्र किया था। जी, मुझे भी मामला काफी एहसास लगा। मोहब्बत रसूल तो किसी भी दिल में जाग सकती है, और ये खुशबू अपना तासुर कभी भी कायम कर सकती है। आप जब कवाली सुना करते थे तो मैं चुपके चुपके आंसू बहाता रहता था कि मैं तो शायद कभी मदीने जा ही ना सकूं, और वहीं बैठे बैठे अर्ज करता था कि ए अल्लाह के महबूब, अगर मैं हाजिर होना चाहूँ तो शायद कभी न जा सकूं, मगर आप बुलाना चाहें तो कोई रोक नहीं सकता। मुझे तुम्हारा शनाख्ती कार्ड चाहिए। शनाख्ती कार्ड तो बनवा लिया था, बस तस्वीर काफी पुरानी है मेरे पास। क्यों, आपको चाहिए? यार मुश्ताक अहमद, मैंने ख्याल दिल में डाला है कि मैंने और मेरे बेटे ने इतनी दौलत का क्या करना है। दौलत के कमाने के सारे रसूल तो कारी अहमद हसन ने ही मुझे सिखाए थे। मुद्दत से याद रसूल में तड़पते हुए एक सच्चे मुसलमान के लिए क्यों ना ज़ियारत काबा, दीदार रोज़ा रसूल का इंतज़ाम किया जाए। मैं भी इस सादत में आपके साथ शामिल हूँ। दुरुस्त फरमाया सिकंदर ज़मान साहिब में हम भी शामिल होंगे। इस तरह हम इस सादत में शरीक हो सकेंगे। ये तो आप सबकी मोहब्बत है, लेकिन बस भाई मुश्ताक अहमद, अब और शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं होगी। दुनिया के सफर में हम आगे निकल गए थे, मगर हरम शरीफ की ज़ियारत के सफर में तुम हमारे रहबर बनोगे। उल्फत बेगम, आज आपने आकर रुख कैसे किया? बस भाई, मैंने सुना था कि आप लोग हज के लिए जा रहे हैं, तो मैं भी मुबारकबाद दे ही दूँ। उल्फत बेगम, दुआ करना, जिस सच्चे साहब और मदीने के ताजदार से हम मुद्दत से बिछड़ गए थे, उसके घर का रास्ता ही भूल गए थे। वो हमें पहचान ले और अपने घर का दरवाज़ा हमारे लिए खोल ले और हमारे शर्म से झुके हुए चेहरों को कबूल कर ले। हाँ, वो तो ठीक ही है, लेकिन एक मैं ये NGO बना रही हूँ बिछड़े दोस्तों को मिलाने के लिए। सोचा आप लोग जो जा रहे हैं तो NGO का ऑफिस खोल लूँ, और हाँ, एक सेल्फी हो जाए। NGO की पहली मीटिंग में ना बहुत काम आएंगी। दूसरों को मिलाने की सादत NGO से नहीं हासिल हुआ करती उल्फत बेगम,
इस अल्लाह की बंदी के पास अपनों से तो मिलने का वक्त ही नहीं है, दूसरों को मिलाने का कितना शौक है। मेरे एनजीओ का तो मोटो यही है जिंदगी का मकसद औरों के काम नहीं आना। मेरे बच्चों, तुमने मुद्दत के बिछड़ों को मिला दिया। हमें आज एहसास हुआ कि जो काम हम मुद्दत से ना कर सके वो आप बच्चों ने चंद लम्हों में कर दिया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने अपनी जनाब की हाजिरी में पहले हम सबको एक कर दिया, बढ़ती और बिछड़ी रूहों को मिला दिया। बंदाओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, बंदाओ साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे।
एहसास। आपकी तालियों की गूंज में पता चलेगा कि आपको कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं मोहतरम प्रिंसिपल साहब जनाब माइकल थॉमसन का बेहद शुक्रिया अदा करूंगी कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और बच्चों की हौसला अफजाई फरमाई। इसके साथ साथ वाइस प्रिंसिपल एकेडमिक, वाइस प्रिंसिपल एडमिन, हेड मास्टर सीनियर स्कूल, हेड मिस्ट्रेस जूनियर स्कूल, मैडम आपका बहुत शुक्रिया कि आप आई। अब मैं हेड मास्टर प्रेस स्कूल जनाब अमीर हुसैन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जिन्होंने कदम कदम पे मेरी हम सब की रहनुमाई की। और यकीन करें कि बहुत ऐसी जगह आई कि जब मैं और मेरी टीम बहुत परेशान थे क्योंकि सालाना इम्तहान करीब है, पेरेंट्स भी थोड़े से परेशान थे, लेकिन वो सब कुछ बड़ी खुश दिली से और बड़े अच्छे तरीके से सब कुछ अंजाम पाया। और इसमें हमारे हेडमास्टर साहब की रहनुमाई बहुत ज़्यादा थी। बहुत शुक्रिया सर। इसके अलावा मैं मेरे सारा का सारा ये एक टीम वर्क होता है, पूरा का पूरा स्कूल इसमें शामिल था, सारे डिपार्टमेंट्स, लेकिन स्पेशली मेरा उर्दू डिपार्टमेंट, मैडम आबदा की रहनुमाई, कदम कदम पे उनकी मदद मेरे साथ रही और मेरे कुलीग की। और कुछ कुलीग का मैं बाद में जिक्र करती हूँ जिनका बहुत ज़्यादा मेरे साथ रहा। उससे इसके अलावा साइंस डिपार्टमेंट और हिस्ट्री ज्योग्राफी डिपार्टमेंट ने मेरी बहुत मदद की। इसके अलावा साइकिल हाउस मास्टर साजिद हसनैन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, मैंने आपको काफ़ी तंग किया। और शहबाज साहब, उनकी टीम, शहजाद वहीद साहब, उनकी टीम, असलम साहब, उनकी टीम, डीजे साहब, आपकी टीम, फैसल साहब, आपकी टीम, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा आप यकीन करें ये जो सेट आप देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, इंग्लिश प्ले, यूनिटी नाइट, गोवा, उसके अलावा हमारा ये फाउंडर्स डे था, उसके बावजूद निदा और असद ने ये खूबसूरत सेट यकीन करें 2 से 3 दिन में तैयार किया। अब मैं आपको अपने किरदारों से मिलवाऊंगी। आइए आप हमारे किरदारों से मिलिए। हम सब की जान दादा जान ज़ैनुल आबिदीन, अब दादा जान के होनहार बेटे से मिलिए यूसुफ मोहम्मद दावर जाहिद। दादा जान की सलीकामंद बहू आमना मोहम्मद नबील। दादा जान की प्यारी प्यारी पोतियां तहसीन मोहम्मद ताहा शाह, हिरा, अंस, इकराम। आइए अब जुमाने पे गहरी नजर रखने वाले तहकीक अंकल से मिलिए सरदार अहमद। तहकीक अंकल के शागिर्द उसामा, अब्दुल अहद, साहिल, रजा खान। अब हमारी हमेशा जवान नजर आने वाली चुलबुली खट्टी मिट्टी उल्फत आंटी तशरीफ लाती है, माहिर इम्तियाज। उल्फत आंटी की शरारती पोती बिल्कुल उनके नक्शे कदम पे चलेगी। देखे कल क्या बनती है। पिंकी, मोहम्मद अली नून। उल्फत आंटी का मासूम सा पोता टिंकू इब्राहिम बिन मोहम्मद। अब हम जैसी सासों के हाथों दुखी उल्फत आंटी की दुखी बहू रेशम, आमना फरहान, आमिन फरहान। मैंने भी इसको आमना ही बना दिया। ओके, अब मिलते हैं दादा जान के दोस्तों से। गलत काम किया पर असूलों पे, जाबिर चौधरी, मोहम्मद हसनात सफदर। इनका नेक बेटा हाकिम चौधरी, मोहम्मद अब्दुल्ला। काबिल वकील सिकंदर जमान, फजील नकवी। इनकी बेटी तहरीम सिकंदर, हमजा नौमान, काजी अब्दुल हमीद, जिनकी कामयाबी पे सब जलते हैं, नोएल। उनका बेटा अरसलान इब्राहिम मोईद। आतिश ग्रुप के मालिक अब्दुल करीम आतिश, वली रऊफ। अब उनकी पोती निदा आतिश। दौलत से माला माल, दौलत खान, हादीउल्ला खान। जी, निदा आतिश, अहमद रफीक।
बेटा एक दफा फिर आप आगे हो जाए। निदा आतिश। अच्छा जी, इन दौलत खान का पोता मूसा खान, अब अब्बास उमर। अब हमारे ज़माने के सताए हुए हालात के मारे हुए बेचारे मासूम से माली बाबा मोहम्मद अहमद राव। अब डांस और टेबलो वाले बच्चों से मिलिए। सलमान जमाली, शवाल यूनस, जरार जमाली, आशिर हसन, रोशन अली, अंस दाऊद, अहमद इफ्तिखार, हंजला अफरीदी, मियाँ सैफ, मियाँ गुल सिकंदर, मूसा इजाज खान, अहमद सकलैन, अबूजर मेमन, मोहम्मद इब्राहिम, हफीजुल्लाह खाकवानी, मोहम्मद इब्राहिम मुगल, मोहम्मद मोमिन मकसूद, असद हाकिम अली, मीर अब्दुल्ला जान, असद अली। असद बेटा आप आगे आ जाओ। और आप जनाब बेटा थोड़ा सा ना बीच में जगह छोड़ दे, नजर आए। आप थोड़े से साइडों पे हो जाए, पीछे से जगह नजर आए। शाइन और जगह बनाना उसके लिए। ओके, आप एचिसन कॉलेज के आरिफ लाहौर से मिलिए। अहमद अब्बास। थोड़ा सा करो। अब हमारी प्यारी सी मासूम सी आरफा सदीकी, फैजान सूफी, प्यारी सी मनमोहनी सी कथक डांस परफॉर्म करने वाली सनाउल्ला। अब आपकी भरपूर तालियों में हमारे बहुत ही सुरीली आवाज वाले गायक, बल्कि ताकतवर आवाज वाले गायक रेहान मिर्जा, ताजदारे हरम। इनके हमनवा थे अहमद फारूक, सोबान हैदर, जैनुल आबदीन, खिजर रहमान, तला खान, अतल अकबर। अब हमारी मैनेजमेंट टीम डिस्को लाइट्स प्रॉप्स मुराद मोहसिन, शेख अब्दुल्ला, शकील सुहेल, अता मोहम्मद खान, अब्बास हसन, मलबूसात मियाँ हसनैन डोगर, स्पॉटलाइट मोहम्मद रजा खिची, जरार जमाली, साउंड मुस्तफ़ा शबीर, अबूजर मेमन, अमानुल्लाह खाकवानी। अब हमारे स्टेज सेक्रेटरी से मिलिए हाकिम मलिक। आगे आ जाओ। मियाँ मोहम्मद अहमद शाह, एहसन इकराम। और ये खूबसूरत सेट की अक्कासी की थी मैडम निदा और असद हाई के साथ साथ ये बच्चों ने उनकी हेल्प की। हाकिम मलिक, हंजला अफरीदी, माउस चौहान, रजा कयूम, हाशिम रसूल, नोमान फजल, हैदर अली बुखारी, रोशन खान, राफे तसव्वुर और आशिर हसन खान। अब मैं जनाब हेडमास्टर साहब से दरख्वास्त करूंगी कि वो प्रिंसिपल साहब के साथ तशरीफ लाएं और बच्चों की हौसला अफजाई फरमाएं। आप उधर चले अभी बात ओके। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि ये किसी एक बंदे का काम नहीं है, एक टीम वर्क है। बहुत सारे लोग इसमें मिल के काम करते हैं। वो कहते हैं ना, मोती पिरोए जाते हैं तो माला बनती है। इसी तरह बहुत सारे लोग मिल के काम करते हैं। कुछ लोग सामने नजर आ रहे होते, कुछ नहीं, लेकिन यकीन करें जो मेरे साथ थे, अगर वो साथ ना होते तो ये मुमकिन था ही नहीं। मैं सबसे पहले मैडम
मुझे अभी पता चला है कि वहाब रियाज साहब तशरीफ लाए हैं, मशहूर क्रिकेटर। थैंक यू सो मच सर। अब जिनको मैं बुला रही हूँ, आप यकीन करें, स्टेज से पीछे सब कुछ और स्टेज के आगे भी, इन बच्चों की तैयारी में एक एक कदम पे हर काम वो कर रही थी और बगैर किसी क्या कहना चाहिए, बेलौस। मुझे वो कहती थी मेरा नाम भी नहीं आना चाहिए, और मुझे पता उसके बगैर तो मेरा गुजारा ही नहीं। वो अगर शाहीन मेरे साथ ना खड़ी हो तो इस शाहीन, ये बिल्कुल अधूरी है ये शाहीन। मैडम शाहीन तारिक खान। हमारे अपने उर्दू डिपार्टमेंट में सब लोगों ने हमारी बहुत मदद की, लेकिन स्पेशली हमारे डिपार्टमेंट में एक नया खुशगवार इजाफा हुआ है, मिस्टर हाफिज फखरुज़्ज़मान का। यकीन करें, एक दिन वो मेरे पास आए तो कहने लगे मैडम मैंने आपके साथ काम करना है। मैंने कहा ये मेरी खुशनसीबी है, और उन्होंने बेइंतहा खुशी से और बहुत मेहनत से काम किया। मैडम शहजादी ज़ेबुन्निसा, अपने नाम की तरह शहजादी, अपने काम की तरह शहजादी, हर जगह शहजादियों की तरह, लेकिन बड़ी बहुत ही मेहनत के साथ हर जगह मेरे साथ साथी। और अब मैडम स्पेशली मैडम शहजादी, और जिनका नाम मैं अब लेने लगी हूँ, मैडम कंदील शफीक। ये जो आपने खूबसूरत टेबलो देखा था, ये टोटली इन दोनों का है, उसमें किसी और ने कुछ नहीं किया। इन्होंने और बहुत, हमारे पास थोड़े दिन थे, छुट्टियां थी, छुट्टियों के बाद जब बच्चे आए तो हमने ये 3 दिन में इन्होंने, मैडम ने ये तैयार करवाया दोनों ने। अब ये खूबसूरत सेट जो आप देख रहे हैं, मैंने जैसे कि आपको बताया कि 3 दिन के अंदर, या कहूँ 2.5 दिन के अंदर तो गलत नहीं होगा, बहुत ही खूबसूरत, जिसने हमारे प्ले को, ये हमारे ड्रामे को 4 चांद लगाए, निदा मंजूर। और उनके शाना बशाना थे असद हई, असद हई। अब मैं आपको उस खातून से मिलवा रही हूँ। मुझे नहीं पता मैंने जिंदगी में क्या नेकी की थी कि जो मुझे आमना मिली। यकीन करें, मैं जब शुरू करने लगी, आमना से पूछा आप मेरा साथ देंगी ना? उन्होंने कहा, मैंने कहा अब मैं कर सकती हूँ। आमना काशिफ, प्लीज तशरीफ लाएं मैडम। आप यकीन करें कि ये इस तरह संभाल लेती हैं हमारे म्यूजिक को, ये सारे साउंड को, कि उसको खूबसूरती के लिए उसको इंतहा तक पहुंचा देती है खूबसूरती की। अब मैं उन साहब को बुलाने लगी हूँ कि जिनकी ये खूबसूरत तहरीर थी, और जिनको पिछले साल जब इन्होंने हमें लिख के दिया और ये तशरीफ लाए, तो मैंने कहा कि आपको अगले साल भी मुझे लिख के देना होगा। तो उन्होंने कहा मैं बिल्कुल लिखूंगा, और यकीन कह रहे हैं कि इन्होंने बड़ी खुशदिली से लिखा और ये खूबसूरत तहरीर पेश की, और जिसको हम लोगों ने अपनी कोशिश की कि किसी हद तक उसके साथ इंसाफ कर सके। मैं उनको बुलाती हूँ, जनाब अनीस हिजाजी। अब मैं HLD का भी शुक्रिया अदा करूंगी, जिनका म्यूजिक, जिनका ये सारा, और वो अक्सर उन्होंने कहा जितने दिन आप कहेंगी मैं सारे दिन आ जाऊंगा। मंडे से लेके वो हमारी ये पूरी रिहर्सल में हमारे साथ थे। मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ तमाम पेरेंट्स का, ख़ास तौर पे कि मुझे भी पता है कि एग्ज़ाम सर पे हैं, मैं भी उस वैसी ही माँ हूँ कि नहीं, पढ़ाई सबसे पहले है, लेकिन ये चीज़ें भी चूँकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं, और गर्मी भी थी, लेकिन सब कुछ अल्लाह मियाँ ने अच्छा करा दिया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग के बच्चों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये आप लोगों के बगैर ये मुमकिन नहीं था, आपके ताउन के बगैर ये मुमकिन नहीं था। भट्टी साहब का बहुत शुक्रिया जो हमारी खूबसूरत मेमोरीज को कैच करते हैं।
अब बारी है उस हस्ती की जिसने प्रेप स्कूल एचएसएन कॉलेज के ड्रामा सोसाइटी को 4 चांद लगाया हुआ है, मैडम शहीन इजाज। विदाउट यू ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। इसका पूरा सेहरा मैडम के सेट जाता है। शी वाज अ वेरी सपोर्टिव लेडी एंड वी ब्लेस्ड टू वर्क विद यू। थैंक यू मैडम। Sir, it's a tradition at prep school that we got to play. So, do you grant us permission for the treat? Yes. Thank you. This one teaches. Okay, principal said treat for all of you.